आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस के मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों में अब व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई है। पीएमसीएच में 4 मरीजों में व्हाइट फंगस के मामले देखने को मिले। माइक्रोबायोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर एसएन सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि व्हाइट फंगस के जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों में व्हाइट फंगस का खतरा ज्यादा बढ़ा है। मरीजों की त्वचा को यह नुकसान पहुंचा रहा है और देरी से पहचान होने पर जान भी जा सकती है। तो ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस का डर सता रहा है। और जैसा कि पीएमसीएच से यह खबर आई और जो माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि व्हाइट फंगस के केस 4 मरीजों में पाए गए हैं। देरी से पहचान होने पर दिक्कत हो सकती है, जान जा सकती है और मरीजों की त्वचा को यह नुकसान पहुंचा रहा है व्हाइट फंगस। ऑक्सीजन सपोर्ट पर जितने मरीज हैं उनमें व्हाइट फंगस का डर है, खतरा बना हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ब्लैक फंगस पर चारों तरफ हो रही चर्चा के बीच एक बड़ी खबर पीएमसीएच से, जहां माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अध्यक्ष ने इस बात की पुष्टि की कि पीएमसीएच में 4 मरीजों में व्हाइट फंगस के केस देखने को मिले हैं। और इसके बाद चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर किन मरीजों को खतरा है जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें ही इस बात का ज्यादा खतरा है। हमारे साथ रजनीश है। रजनीश, ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस और 4 ऐसे नए मामले जिसमें इस बात की पुष्टि खुद पीएमसीएच ने की है। 15 दिनों के भीतर बिहार में तकरीबन 110 मरीज जो हैं ब्लैक फंगस के मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ अब व्हाइट फंगस की बात सामने आ गई है। अब होम आइसोलेशन में रहने वाले जो मरीज हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, यानी जो ऑक्सीजन सपोर्ट लेते हैं। डॉक्टरों ने कहा है, जिस तरह से पीएमसीएच में माइक्रोबायोलॉजी के एचओडी डॉक्टर एसएन सिंह ने अभी पुष्टि की है कि जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीज रहते हैं उनमें भी अब ये खतरा है। और 4 मरीजों में अब तक पुष्टि हो चुकी है। हालांकि ये स्किन डिजीज है, यानी आंख, त्वचा, आंख के साथ साथ जो न्यूरो है इसमें कहीं समस्या नहीं हो सकती है, लेकिन जान जाने का डर बना हुआ है। और जो स्किन डिजीज है उससे इसकी शुरुआत होगी, उसके बाद इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते जो कहीं ना कहीं गंभीर समस्या बन सकती है और मरीजों की मौत तक हो सकती है। तो निश्चित क्या रूप से डॉक्टर ये रजनीश बता पा रहे हैं कि जो स्टेरॉइड का ये रिएक्शन वर्जन है, क्या ये बातें भी सामने आ रही हैं जिन मरीजों को स्टेरॉइड चलाई जा रही है? क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर जो मरीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है उनमें ये खतरा बढ़ा है। तो क्या एक किसी सिम्टम पर डॉक्टर पहुंच पाए हैं कि किन में ज्यादा इसका संक्रमण होगा, जिन्हें कौन सी कोई विशेष तरह की दवाइयां चलाई जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए पीएमसीएच के जो माइक्रोबायोलॉजी के एचओडी हैं उन्होंने साफ कहा है कि स्टेरॉइड जो है इसमें निश्चित रूप से वो सामने आई है कि स्टेरॉइड ज्यादातर सेवन करने से या फिर ऑक्सीजन युक्त जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने से। तो निश्चित रूप से अभी 4 मरीजों में इसकी पुष्टि हुई है। उन्होंने अपील भी की है कि अगर किसी भी मरीजों में अगर त्वचा की समस्या आती है कोरोना के दौरान या पोस्ट कोविड के दौरान तो तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करें, क्योंकि ये गंभीर समस्या बन सकती है। हालांकि अभी शुरुआती फेज है बिहार में, ये अब तक 4 मरीजों में ही पुष्टि हुई है, लेकिन उन्होंने बताया है कि अब अगर मरीजों में इस तरह का लक्षण आता है तो कहीं ना कहीं समस्या गंभीर बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। ब्लैक फंगस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर रजनीश हमें बता रहे हैं कि पीएमसीएच में 4 मरीजों में व्हाइट फंगस के केस देखने को मिले हैं जो कि त्वचा पर अटैक करता है और त्वचा पर जो रिएक्शन है वो साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि गंभीरता यह है कि जान जा सकती है, लेकिन जो नुकसान है, सबसे बड़ी बात कि इसमें डॉक्टरों ने कहा कि देरी से पहचान होने पर जान जा सकती है, यानी समय रहते अगर इलाज चले तो कोई खतरा नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। और आइए जानते हैं कि आखिर व्हाइट फंगस क्या है और कितना खतरनाक है। तो ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक व्हाइट फंगस को कहा जा रहा है। व्हाइट फंगस के बारे में यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। व्हाइट फंगस भी फेफड़े को संक्रमित करता है, नुकसान पहुंचाता है, साथ ही शरीर के अन्य अंग को संक्रमित कर सकता है। व्हाइट फंगस नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन को संक्रमित कर सकता है। व्हाइट फंगस जानने के लिए बलगम कल्चर की जांच जरूरी है, जिससे पता लगे कि व्हाइट फंगस है और किस फेज का है। इम्यूनिटी कम होने के कारण व्हाइट फंगस के लोग शिकार होते हैं। डायबिटीज और लंबे समय तक स्टेरॉइड दवा लेने वालों के लिए बेहद ही
खतरनाक है व्हाइट फंगस। कोरोना लॉकडाउन और सरकार की अपील का कुछ लोगों पर असर नहीं हो रहा। कोरोना के दौरान शादी समारोह में प्रोटोकॉल के उल्लंघन की सबसे ज्यादा तस्वीरें भोजपुर जिले से आई हैं। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये शादी समारोह में नर्तकियों को बुलाया गया, भीड़ इकट्ठी की गई, डांस करवाया गया। इस शादी समारोह में आर्म्स एक्ट और शराबबंदी की भी धज्जियां उड़ गईं। नर्तकियों के हाथों में पिस्टल देकर डांस करवाया गया, लोग शराब पीते रहे, पुलिस को भनक नहीं लगी। और यह तस्वीर है सहार प्रखंड की, जहां से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती नजर आई और नर्तकियों से डांस कराया गया। और इसके बाद जो जमी हुई भीड़ थी, उनके हाथ में जो हथियार थे, इन नर्तकियों के हाथ में दे दिए गए और कहा गया कि नाच जारी रहे। और अब बात उन किसानों की जिनके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना संकट में इस फैसले से उन्हें फायदा होगा। नहीं मिला है सर, जितना लागत है उतना पैसे नहीं है। तो केंद्र सरकार ने डीएपी खाद पर 140% सब्सिडी की घोषणा कर दी है और इस घोषणा के बाद किसान बेहद उत्साहित हैं। किसानों का कहना है कि खाद मार्केट में 1800 से लेकर 2000 रुपए में यह बिक रहा था, जिससे काफी परेशानी हो सकती थी। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले से किसान खुश हैं। पटना जिले के परसा गांव के किसानों की क्या राय है, हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज की ये रिपोर्ट बता रही है। कहते हैं भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की आत्मा है किसान। इन्हीं किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है और डीएपी खाद में 140% सब्सिडी की घोषणा की है। तो जाहिर सी बात है किसानों के लिए बड़ी खबर है, राहत वाली खबर है। हम पटना जिले के कुछ किसानों के पास पहुंचे हैं। चूंकि अब अगले महीने में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी और खेती का कार्य भी शुरू हो जाएगा, उसके पहले ये फैसला किसानों को कितनी राहत दे सकती है। सर, आपका नाम क्या हुआ? शशिकांत सिंह। शशिकांत जी, बताइए, जो भारत सरकार ने घोषणा की है सब्सिडी के खाद पर, कितनी बड़ी राहत की बात है? राहत तो है। आव कम होता था और राहत होता। पहले तो 12.5 था सबसे पहले। उसके बाद बीच में 1800, 1900 इस तरह के बिक रहा था। अब जब सब्सिडी घोषणा हो गई, फिर से 1200 में मिलेगा, तो अब कैसा लग रहा है? अब अभी ठीक है। किसानों के लिए कितनी बड़ी खबर है सर ये? ठीक है। क्या सर, क्या कहेंगे? अच्छा है किसान के लिए, कम हो गया तो ठीक ठाक है जी। आप बताइए सर, कैसा फैसला और अब कितना खेती में राहत मिलेगा? सब्सिडी आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आएगा तो समझिए कि जैसे कि लेकिन अब तो सब्सिडी घोषणा हो गई, अब तो आना ही आना है। सही है, सही है। अब खेती में राहत मिलेगा। राहत मिलेगा। घोषणा हुआ था अथी में गैस में, तो वो स्थिति न हो जाए कि पूरा ये तो भारत सरकार ने घोषणा कर दिया है। सर, ये खेती के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है? बहुत राहत की बात होगी। जब सब्सिडी मिलेगा किसानों को तो राहत की बात है ही। और बीच में चिंता हो गई थी क्या, जब खाद की कीमत के बारे में 1800 चिंता हो गया था? हुआ कि इसे फुल पेमेंट होगा 1800-1900 रुपया और उस अकाउंट पर जाएगा, तो ऐसा होला पर तो जाएगा नहीं अकाउंट पर सब्सिडी। किसानों का जान मरण हो जाएगा उसमें। सर, एक किसान के लिए क्या कुछ चाहिए खेती के लिए? मतलब बिजली, पानी, खाद और बीज वगैरह सब। तो अब कोई तरह की दिक्कत वही है कि से जो खाद के डायरेक्ट कंपनी के सब्सिडी देवे या किसान को जो सब्सिडी काट के डायरेक्ट मिले। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट किसान से मिले? हाँ, हम लोग चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि सब एकदम डायरेक्ट किसान को मिले। अच्छा, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल बताइए, जो ये फैसला हुआ है, इससे पूरे देश के किसानों को कितनी राहत मिलने वाली है? राहत तो मिलेगा ही, पहले भी लगता है इसी रेट का मिल रहा था। 1200 में मिला, तो फिर से उसी पर हाँ, फिर उसी पर आ गया है। ऐसा तो कुछ है नहीं। और बीच में लेकिन चिंता बढ़ गई। हाँ, चिंता बढ़ गया था किसान का, 1800-1900 होने जा रहा है और उसके बाद अकाउंट फुल पेमेंट दे के फिर अकाउंट पर आएगा पैसा, तो होने वाला था नहीं। बहुत कम किसानों को मिलता। डायरेक्ट कंपनी को सरकार सब्सिडी दे और जो जिस रेट पर किसान को मिल रहा था वही रेट में मिले। तो फिर से तो वैसा ही स्थिति हो गया है। हाँ, तो क्या सर, आप क्या कहेंगे? अभी खेती करते हैं? हाँ, खेती ही है। मतलब ये पहले खेती में क्या दिक्कत हो रही थी, अब जब इस फैसले के बाद कितनी राहत मिलेगी? जब सब्सिडी के अनाउंस हो गया है तो किसान को इससे बहुत फायदा होगा।
ठीक है ना। जैसे पहले जिस रेट से बोल रहे हैं कि 1200 1250 मिल रहा था और अब एकाएक बढ़ गया और उससे सरकार सब्सिडी, तो किसान को तो जरूर राहत मिलेगी। तो खेती करने लायक ठीक ठाक हो गया नहीं? सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो देखिए, हम पटना जिले के कुछ किसानों के पास पहुंचे थे और केंद्र सरकार ने जो फैसला किया था सब्सिडी देने का, उसके बाद तमाम किसान बेहद खुश हैं। और जाहिर सी बात है, फैसला भी बड़ा है क्योंकि मानसून आने वाला है और उसके पहले ये जो राहत की खबर बिहार भारत सरकार ने दी है किसानों के लिए, वो किसानों के लिए खुशी का सबब बन गया है और किसान भी इस फैसले से बेहद खुश हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, परसा। और डीएपी पर केंद्र सरकार की ओर से किसानों को दी गई राहत पर महाभारत भी जारी है। एनडीए ने जहां डीएपी पर 140% की सब्सिडी का स्वागत किया, वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने इसे छलावा करार दिया। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। डीएपी खाद पर 140% सब्सिडी देकर और उसकी कीमतें 2400 की जगह 1200 रुपये करने का निर्णय लिया है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। यह बेहद स्वागत योग्य कदम है और किसानों में इस फैसले को लेकर खुशी की लहर है। निश्चित रूप से कोरोना के इस मुश्किल दौर में किसानों को इससे बहुत राहत मिलेगी और इस कदम से यह साबित होता है कि एनडीए की सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये आईवास करने से काम नहीं चलेगा। देश के अन्नदाता किसान परेशान हैं, सड़कों पर हैं। जिन मांगों को लेकर वो सड़कों पर हैं, कृषि बिल कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, इस पर विचार कीजिए। काले कृषि कानून बनाकर किसानों की हालत खराब करने वाली केंद्र सरकार ने डीएपी खाद की कुछ कीमत घटाकर जो चालाकी की है, उन लोगों को पता है। अरे आपने पिछले साल कीमतें बढ़ा दी और अब घटा दिया। दानापुर के बेटा में नीलगाय के झुंड ने किसानों को परेशान कर रखा है। नीलगाय का झुंड फसलों को बर्बाद कर रहा है। किसानों को सबसे ज्यादा हानि नीलगाय से पहुंच रही है। अब नीलगाय गांव के साथ साथ शहर में भी प्रवेश कर रहे हैं और लोगों के खेतों को हानि पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं कि ये नीलगाय काफ़ी संख्या में मौजूद है। ये बिहटा का क्षेत्र है और यहाँ पर जो है ये नीलगाय काफ़ी संख्या में है और इसकी वजह से लोग खेती करना छोड़ दिए हैं। ये देख लीजिए, एक नहीं कई एक हैं और ये नीलगाय जो भी फसल होती है वो खा जाते हैं। किसानों को जो भी फसल लगाते हैं उसे खा जाते हैं और जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी परेशानी होती है खेती करने में। खेती में उनको नुकसान उठाना पड़ता है और ये नुकसान इन्हीं नीलगाय की वजह से होती है। और ये नीलगाय ऐसे हैं कि जो किसानों को दिन रात परेशान करते हैं। ऐसे में सरकार भी इनके किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाती है और इनके लिए कुछ नहीं कर पाती है ताकि ये कम हो और किसानों को राहत मिले और किसान आराम से खेती कर सकें। दानापुर के बिहटा से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। मधुबनी जिले में कमला नदी के बढ़ते कटाव के चलते नदी किनारे बसे दर्जनों गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। वहां के बाशिंदों को गांव से विस्थापित होने का डर सता रहा है। हालांकि इस साल बारिश से पहले जल संसाधन विभाग की ओर से विलेज प्रोटेक्शन का काम जोर शोर से शुरू किया गया है, जिससे कमला किनारे बसी आबादी को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मधुबनी के खजौली प्रखंड में विलेज प्रोटेक्शन का काम का जायजा लिया अमित रंजन ने। 2 करोड़ 37 लाख का ये प्रोजेक्ट है। जल संसाधन विभाग के द्वारा ये काम करवाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, जैसे ये जो आपका गांव है तुलसियाई बलुआ, ये कमला नदी के एकदम लग रहा है जो लगभग 25-30 किलोमीटर ही रह गया है। यहाँ के कटाव से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे? जी बहुत ज़्यादा परेशान सर। इस कटाव से हम कम से कम अब तो अब हमारा उम्र 40 साल की उम्र हो गया है सर। पहले हमारा कटाव से नदी बीच में जाता था। जब से हमारे कटाव इधर आया, हमारे 1200-1400 बस्ती का घर है सर, बहुत नज़दीक ही रह गया घर। कटाव का 25 मीटर की दूरी पर रह गया हम लोग का घर और सैकड़ों बीघा जमीन सर हमारे कमला नदी में समा गया हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सतीश पासवान। नदी की धारा पहले बताया जा रहा है कि वो और ज़्यादा आगे थी, लेकिन ये नदी वहाँ इसकी दिशा कुछ चेंज हुई कुछ साल पहले और धीरे धीरे बस्ती की तरफ मुड़ गई, जिससे यहाँ कटाव काफ़ी बढ़ गया था। जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ जो ये नदी की धारा गांव की तरफ आ गई, तो ये जो अभी काम चल रहा है क्या ये इसका सॉल्यूशन है क्या? सर सॉल्यूशन है, लेकिन ये तत्कालीन होगा, परमानेंट नहीं होगा। हम लोगों का कहना था
ये था कि जो बीच नदी से अगर नाला चिरवाया जाए, उसमें से गाद निकलवा दिया जाए तो नदी का पानी का रुख चेंज हो जाएगा। तो सर परमानेंट काम हो जाएगा हम लोग को और काफ़ी राहत मिले। बारिश ने भभुआ शहर में नगर परिषद और प्रशासन की व्यवस्था की पोल खोल दी है। बारिश से शहर की हालत नारकीय हो गई। नगर परिषद के पास शहर की व्यवस्था का जिम्मा है, लेकिन परिषद का दफ्तर खुद ही बीमार है। इतना ही नहीं, सदर अस्पताल में भी जलजमाव है और ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां की व्यवस्था कैसी होगी। इधर बेगूसराय में सामुदायिक किचन में बदइंतजामी की खबर न्यूज 18 पर चलने के बाद जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जिलाधिकारी अरविंद कुमार ने सदर एसडीएम संजीव चौधरी को किचन की जांच का निर्देश दिया। बेगूसराय जिले में 7 जगहों पर सामुदायिक किचन संचालित हो रहा है। इधर जिला अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सामुदायिक किचन का लाभ उठाएं। कोरोना के समय में लोगों को समझना भी चाहिए कि अगर अंदर बैठने की सीट भर गई है तो थोड़ी देर में आ जाएं, क्योंकि कमेटी किचन तो पूरा दिन भर चलता रहता है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि सावधानी बरतें, कोरोना के समय में इस तरह का सामाजिक दूरी का पालन करें, घर से निकलें मास्क पहन के निकलें, और साथ ही साथ अगर कहीं पर सामुदायिक किचन चल रहा है तो अगर उसमें उस समय लोग खा रहे हैं तो थोड़ी देर में आ जाएं, क्योंकि दिन भर चलता रहता है। और अगली खबर सिवान से, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सदर अस्पताल के सीएमओ ने ठेले पर मरीज को ले जाने के मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि वो खुद मैरवा जाकर इसकी जानकारी लेंगे और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। ये बताएं कि मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिला, इसके चलते परिजन मरीज को ठेले से अस्पताल तक लेके गए। अगर इस तरह की बात है तो मैं खुद मैरवा जाकर इसकी छानबीन करूंगा और छानबीन में दोषी पाए गए कोई भी कर्मचारी या पदाधिकारी हो तो उसके खिलाफ मैं खुद लिख दूंगा, जिला पदाधिकारी महोदय को, सिविल सर्जन को लिख दूंगा, क्योंकि एक सामाजिक और मानवता के नाम पर एक कलंक है। अब आपको औरंगाबाद के एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिन्हें लोग कोरोना वॉरियर और देवदूत कहते हैं। बारुण नाम है इनका और ये ऑक्सीजन के जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराते हैं। इन्होंने कुछ युवकों के साथ मिलकर ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की है और जरूरत वाले लोगों को मुफ्त में सिलेंडर देते हैं। पहले 13 सिलेंडर होते थे इन लोगों के पास, अब यह संख्या हो गई है 32। ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति मरीजों के बीच की जा रही है और खासकर वैसे मरीजों को जिन्हें अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उन्हें हम लोग निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवा रहे हैं। और आगे देखिए जोहार झारखंड।